नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में खेल शब्दावली को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। वैसे अगर शब्दावली की लिस्ट की बात करें तो आपको बहुत ही लंबी लिस्ट मिल जाएगी, लगभग 400 से 500 की। लेकिन एग्जाम में जो शब्दावली पूछी जाती हैं उनकी संख्या है 50 से 60। तो हम लोग यहाँ पर केवल उन शब्दावली को याद करेंगे जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गली शब्द की। गली शब्द संबंधित है क्रिकेट से। क्रिकेट में आपको शब्द मिल जाएगा कैट। कैट मतलब बिल्ली होता है और बिल्ली से संबंधित समाज में एक अफवाह फैली है कि बिल्ली अगर गली काट दे तो अपशगुन होता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली गली काट के निकल जाए तो अपशगुन माना जाता है। तो बिल्ली से संबंधित ये समाज में अफवाह फैली है। बिल्ली मतलब कैट से संबंधित गली को काटने से, तो गली फॉर गली शब्द और कैट मतलब क्रिकेट। तो याद रखिएगा कि जो गली शब्द है किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट है गुगली, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। तो गुगली में भी लास्ट में आपको शब्द क्या मिल जाएगा? गली। तो गली कौन काट देती है? बिल्ली, यानी कैट। कैट फॉर क्रिकेट। फिर अगला है सिली पॉइंट शब्द। सिली में आपको सी को करना है बी, तो क्या हो जाएगा? बिली। बिली यानी कैट, कैट फॉर क्रिकेट। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि क्रिकेट में आपको शब्द मिल जाएगा कैट, यानी कट। कट करने की बात हो रही है। तो अगर मान लीजिए कोई भी शरीर का हिस्सा कट गया है तो उसको सिला जाता है ना। तो सिला जाता है, सिला फॉर सिली पॉइंट। तो याद रखिएगा जो सिली पॉइंट शब्द है ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट है चाइना मैन, और चाइना मैन शब्द भी क्रिकेट से संबंधित है। तो चाइना मैन में आपको शब्द मिल जाएगा चाय ना, यानी ऐसा मानिए कि शब्द लिखा हुआ है चाय नहीं। तो चाय नहीं बन रही है तो उसका कारण क्या हो सकता है? चाय में आपको पता है मिल्क पड़ता है, और मिल्क कौन पी जाती है? बिल्ली। तो मान लीजिए किसी के घर में जो मिल्क रखा था तो बिल्ली पी गई, तो जाहिर सी बात है चाय ना बनेगी। तो चाय ना बनने का कारण कौन है? बिल्ली, यानी कैट है। तो कैट फॉर क्रिकेट। तो याद रखिएगा कि जो चाइना मैन शब्द है वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से। फिर है बीमर, और बीमर शब्द जो है ये भी क्रिकेट से संबंधित है। तो बीमर को याद करने के लिए बीमार कर लेते हैं। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को क्रिकेट का बुखार चढ़ा है। आपको पता है कि हमारे भारत में जो क्रिकेट खेल है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो बहुत सारे लोगों को क्रिकेट का बुखार चढ़ा रहता है। तो बुखार चढ़ा है मतलब बीमार है। तो बीमार शब्द किससे संबंधित हो गया? क्रिकेट से संबंधित हो गया। फिर है एलबीडब्ल्यू। एलबीडब्ल्यू मतलब होता है लेग बिफोर विकेट, और विकेट शब्द आपको पता है किससे संबंधित है? क्रिकेट से। विकेट, क्रिकेट, केट शब्द दोनों मिल जाएगा कॉमन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो गली शब्द है, गुगली शब्द है, सिली पॉइंट, चाइना मैन, बीमर और एलबीडब्ल्यू किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट है अपीयरेंस, जो कि घुड़सवारी से संबंधित है। साथ ही साथ ड्रेसेज और 3 डेज इवेंट जो है ये भी घुड़सवारी से संबंधित है। तो घुड़सवारी को हम लोग याद कर सकते हैं अगर आप इसको दूल्हे से रिलेट कर लो। आपको पता है शादी में जब दूल्हा जाता है तो घोड़ी के ऊपर सवार होके जाते हैं। तो घुड़सवारी को शादी और दूल्हे से रिलेट करना है कि जब शादी के लिए दूल्हा जाता है तो घोड़े में सवार होके जाता है। अब देखिए अपीयरेंस में आपको शब्द मिल जाएगा आप पिया, यानी कोई बोल रहा है कि आप पिया, तो दुल्हन बुला रही है कि आप पिया दूल्हे को। तो दूल्हा किससे आ रहा है? घोड़े में सवार होके आ रहा है। तो ये आपको याद हो गया कि अपीयरेंस जो है ये घुड़सवारी से संबंधित है। फिर है ड्रेसेज। अब जाहिर सी बात है शादी हो रही है तो बहुत सारे ड्रेस की शॉपिंग की जाएगी। तो ये भी आपको याद हो गया कि जो ड्रेसेज शब्द है ये भी घुड़सवारी से संबंधित है, क्योंकि जो दूल्हा है बहुत सारे ड्रेस खरीद के रखा हुआ है या फिर बहुत अच्छा ड्रेस पहन के जाता है शादी के लिए। फिर है 3 डेज इवेंट। तो आपको पता है शादी जो है बहुत सारे डेज का इवेंट होता है। हालांकि अब डेज बढ़ गए हैं, जैसे हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, ये सब तो अब बढ़ गए हैं। लेकिन नॉर्मली आप कह सकते हो कि 2 से 3 दिन का इवेंट होता है शादी, और शादी का संबंध दूल्हे यानी घुड़सवारी से है। तो आपको तीनों याद हो चुका है कि अपीयरेंस, ड्रेसेज और 3 डेज इवेंट जो है ये घुड़सवारी से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट है ब्लैक पर्ल, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह शब्द जो है संबंधित है सॉकर गेम से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ब्लैक पर्ल। पर्ल मतलब क्या होता है? मोती होता है। पर्ल मतलब मोती होता है ना। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सॉकर। याद करने के लिए सॉ और का को कर लेते हैं सॉर्क, रा को रकार के रूप में उपयोग कर लेते हैं सॉकर के रा को, तो सॉर्क हो जाएगा। और आपको पता है पर्ल यानी जो मोती हैं कहाँ मिलते हैं? समुद्र में, और समुद्र में शार्क भी होती है। तो
तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि ब्लैक पर्ल जो शब्द है किससे संबंधित है, सॉकर से। ठीक है। नेक्स्ट है टाइम ट्रायल जो कि संबंधित है साइकिलिंग से। साथ ही साथ स्प्रिट और वेलोड्रोम जो शब्द है ये भी साइकिलिंग से संबंधित है। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए साइकिलिंग की बात हो रही है, मतलब साइकिल चलाने की बात हो रही है। और टाइम ट्रायल को याद करने के लिए कर लेते हैं टाइम ट्रेवल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ से ट्रेवल करने में लगते हैं, तो आप बोलेंगे साइकिल से, है ना। सबसे धीमा साइकिल चलती है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ट्रेवल करने में साइकिल से। तो आपको याद हो जाएगा कि टाइम ट्रायल जो शब्द है वो किससे संबंधित है, साइकिलिंग से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पीड कम होती है तो स्प्रिट को स्पीड कर लेते हैं। तो सबसे कम स्पीड किसकी होती है, साइकिल की। तो याद रखिएगा कि जो स्प्रिट शब्द है किससे संबंधित है, साइकिलिंग से। फिर बचता है वेलोड्रोम। तो आपको पता है साइकिल चलाना जो है शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो लाभदायक होता है मतलब शरीर के लिए अच्छा है, वेल है, तो वेल फॉर वेलोड्रोम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो टाइम ट्रायल है, स्प्रिट है और वेलोड्रोम शब्द है किससे संबंधित हैं, साइकिलिंग से। ठीक है। नेक्स्ट है नॉकआउट और नॉकडाउन। ये दोनों के दोनों शब्द संबंधित है मुक्केबाजी से। तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों में आपको एक शब्द कॉमन मिल जाएगा, नाक। और नाक कहाँ होता है, मुंह में होता है। या फिर आपको पता है मुक्का मारने वाले ये नहीं देखते कि नाक में लगेगा कि आंख में लगेगा, तो सीधे जब मुक्का मारते हैं फेस में तो नाक ही टूटती है, क्योंकि नाक आगे होती है फेस में। तो जाहिर सी बात है नाक डाउन हो जाती है या फिर नाक आउट हो जाती है मुक्का मारने से। तो आपको याद हो जाएगा कि नाक आउट और नॉक डाउन जो शब्द है वो किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से। ठीक है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट बोल्ट जो कि संबंधित है पर्वतारोहण से। पर्वतारोहण मतलब पर्वत में चढ़ने वाले व्यक्तियों की बात हो रही है। तो कैसे याद रखेंगे, इक्विपमेंट मतलब होता है उपकरण। तो आपको पता है जो पर्वत में चढ़ते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत, जैसे मान लीजिए कोई हिमालय में चढ़ रहा है, ठीक है, कोई कैलाश पर्वत में चढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको अपने साथ जो जरूरी इक्विपमेंट होंगे वो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ लोग तो होंगे नहीं, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा कि किसी से इक्विपमेंट मांग ले। तो उसको सभी इक्विपमेंट अपने साथ में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इक्विपमेंट बोल्ट जो शब्द है किससे संबंधित है, पर्वतारोहण से। नेक्स्ट है लोना शब्द जो कि संबंधित है कबड्डी से। साथ ही साथ वॉक रेखा जो शब्द है ये भी कबड्डी से संबंधित है। तो बहुत ही आसानी से याद रख लेंगे। यहाँ पर देखिए लोना को याद करते हैं। लोना में आपको शब्द मिल जाएगा लोन, और आपको पता है जो लोन है ना वो किसी भी कबाड़ वाली चीज़ में नहीं मिलता है। मान लीजिए आप किसी कबाड़ से लोन निकलवाना चाहो तो कभी भी आपको लोन नहीं मिलेगा, तो कबाड़ फॉर कबड्डी हो जाएगा और लोन फॉर लोना। तो याद रखिएगा लोना शब्द किससे संबंधित है, कबड्डी से। अब वॉक रेखा की बात हो रही है, एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया था। तो ये तो सिंपल सा है, क्योंकि सबको पता है कि जब कबड्डी में जो रेडर है जाता है तो उसको अगर पकड़ लिया जाता है तो जब तक वो रेखा को टच नहीं कर लेता है ना, जो बीच की मिडिल रेखा होती है, तब तक वो पास नहीं माना जाता, वो वाला जो रेड होता है। तो यार रेखा का ही खेल होता है, उसमें रेखा ही टच करना होता है, उसमें पॉइंट रेखा भी होती है, वॉक रेखा भी होती है। ठीक है। तो रेखा से संबंधित जितना भी आए तो किससे संबंधित हो गया, कबड्डी से। तो याद रखिएगा वॉक रेखा किससे संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है सीडो जो कि संबंधित है जूडो से। मैं आपको बता दूं जो सीडो शब्द है ये जूडो में उपयोग किया जाता है मामूली जुर्माने के लिए। अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न था कि जो सीडो शब्द है वो जूडो में किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब क्या होगा, मामूली जुर्माने के लिए। तो यहाँ पर देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है सी डो जूडो, दोनों मैच कर रहा है, सीडो जूडो सीडो जूडो। तो आप ऐसे 2 से 4 बार बोलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पेनल्टी किक की। साथ ही साथ फ्री किक, स्ट्राइकर, हेडर और उसके अलावा स्टॉपर की। ये सबके सब संबंधित हैं फुटबॉल से। बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पेनल्टी किक और फ्री किक। किक की बात हो रही है, किक किससे मारते हैं, फुट से, है ना। किक जो है वो फुट से मारते हैं, तो फुट फॉर फुटबॉल हो जाएगा। तो आपको याद हो चुका है कि पेनल्टी किक और फ्री किक जो है किससे संबंधित है, फुटबॉल से। एक और शब्द होता है पेनल्टी से संबंधित, पेनल्टी स्ट्रोक।
जो कि संबंधित है हॉकी से। याद रखिएगा, स्टोक को वहां पर याद करने के लिए स्टिक कर लेना है। तो पेनल्टी स्टिक से किस में लेते हैं? हॉकी में, क्योंकि हॉकी स्टिक होती है। और किक जो है पेनल्टी में, किक किस में मारते हैं? तो फुटबॉल में, क्योंकि जो किक है वो फुट से मारते हैं। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, पेनल्टी किक फुटबॉल और पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्ट्राइकर। तो स्ट्राइकर को कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, स्ट्राइकर में आपको शब्द मिल जाएगा स्ट्राइक। तो ऐसा मानिए कोई कंपनी है और वहाँ के जो वर्कर हैं स्ट्राइक पे चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है अब मालिक को घाटा होगा। तो मालिक किसी न किसी प्रकार से उनकी जो स्ट्राइक है वो हटवाना चाहेगा, चाहे उसको उनके पैर ही क्यों ना पकड़ना पड़े, पैर मतलब फुट ही क्यों ना पकड़ना पड़े। तो फुट फॉर फुटबॉल। तो याद रखिएगा कि स्ट्राइकर शब्द किससे संबंधित है? फुटबॉल से। फिर है हेडर। तो हेडर में आपको शब्द मिल जाएगा हे डर। डर की बात हो रही है, और फुटबॉल में फूट। तो आपको पता है क्या फूटता है? बम। और बम फूटता है तो उससे लोगों के मन में डर उत्पन्न होता है। तो डर फॉर हेडर। तो याद रखिएगा जो हेडर शब्द है ये भी फुटबॉल से संबंधित है। फिर है स्टॉपर। तो स्टॉपर में स्टॉप करने की बात हो रही है। तो मान लीजिए कोई भाग रहा है और उसको स्टॉप करना है, तो आप क्या कर सकते हो? उसके पैर पकड़ सकते हो या फिर उसके पैर को बांध सकते हो। पैर से ही भागेगा तो उसके पैर को रोक सकते हो। पैर मतलब फुट, और फुट से फुटबॉल। तो याद रखिएगा जो स्टॉपर शब्द है ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो आपको आसानी से याद हो चुका है कि पेनल्टी किक, फ्री किक, स्ट्राइकर, हेडर और स्टॉपर जो हैं ये सबके सब फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है क्रॉस लेन, जो कि संबंधित है खो खो से। आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि क्रॉस लेन में आपको शब्द मिल जाएगा क्रॉस। याद करने के लिए कर लेते हैं खांस। का को खा कर लें तो खांस हो जाएगा। और खांसते कैसे हैं? खो खो करके खांसते हैं, खो खो करके। तो आपको याद हो जाएगा कि जो क्रॉस लेन शब्द है वो संबंधित है खो खो से। और एक लेन शब्द है, लेन शब्द संबंधित है आपके तैराकी से। यहाँ पर क्रॉस लेन है तो याद रखिएगा इसको हम लोगों ने क्रॉस से याद किया है। क्रॉस को खांस और खांसते हैं खो खो करके। तो क्रॉस लेन किससे संबंधित हो गया? खो खो से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुश्ती से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द की, जिसमें पहला है क्रेडल। तो क्रेडल को याद करने के लिए कर लेते हैं कैडल। कैडल करना मतलब लिपटना होता है। कुश्ती मतलब पहलवानी से संबंधित हो गया। तो आपको पता है पहलवान जो है कुश्ती में एक दूसरे से लिपट कर एकदम धूल में सिने रहते हैं और एक दूसरे की पिटाई करते रहते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि कुश्ती में जो पहलवान है एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, एक दूसरे को पीटते रहते हैं। तो कैडल से संबंधित हो गया। तो कैडल से आपको याद हो जाएगा क्रेडल। तो याद रखिएगा जो क्रेडल शब्द है किससे संबंधित है? कुश्ती से। नेक्स्ट है हेल और हीव। हेल को याद करने के लिए ला के बाद एक शब्द लगाते हैं का, तो हो जाएगा हेल्क। हल्क आपको पता होगा, हल्क एकदम देखने में पहलवान जैसा लगता है ना। मार्वल सिनेमा वाले हल्क की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा। तो हल्क जो है एकदम पहलवान लगता है, हल्क से कोई भी नहीं जीत सकता कुश्ती में या पहलवानी में। तो आपको याद हो जाएगा जो हेल शब्द है किससे संबंधित है? कुश्ती से। फिर है हीव शब्द। हीव को कर लेते हैं हा और वी, हैवी। ठीक है, ही को जो ही की मात्रा वी में लगा देते हैं तो हैवी। आपको पता है जो पहलवान लोग होते हैं देखने में कैसे होते हैं? हैवी होते हैं, है ना। पहलवान जो कुश्ती करते हैं देखने में उनका शरीर हैवी होता है। तो याद रखिएगा कि हीव शब्द जो है ये भी कुश्ती से संबंधित है। फिर है नेल्सन नेल। आपको पता है कुश्ती में वैसे तो मारपीट होती रहती है, लेकिन नेल रख के कुश्ती नहीं होती। मान लीजिए कोई नेल रख के सामने वाले का मुंह नोच ले, ऐसा नहीं होता। तो कुश्ती करने से पहले नेल जो है कट हो जाते हैं, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो नेल्सन नेल शब्द है किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है क्रॉस कंट्री, जो कि संबंधित है एथलेटिक्स से। साथ ही साथ ट्रिपल जंप जो है ये भी एथलेटिक्स से संबंधित है। तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्रॉस कंट्री। ऐसा मानिए कि क्रॉस करने की बात हो रही है कंट्री। तो कंट्री को क्रॉस करेंगे तो जाहिर सी बात है बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। और बॉर्डर में आपको पता है फिनिशिंग होती है तार की, और नहीं भी होती है तो जाहिर सी बात है सेना लगी होती है। तो आपको पता है बहुत सारे आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान कंट्री को क्रॉस करके भारत में आते हैं। तो कैसे आते होंगे? चुपके चुपके आते होंगे, लेट के, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा लेटना फॉर एथलेटिक्स। तो याद हो जाएगा कि क्रॉस करते हैं अपनी कंट्री किस तरीके से? लेट कर। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि क्रॉस कंट्री जो है वो एथलेटिक्स से संबंधित है। फिर है ट्रिपल जंप। तो आपको पता है ट्रिपल जंप की बात हो रही है, मतलब हम लोग जितना जंप करते हैं ऐसा समझिए कि जितना मैं जंप कर सकता हूँ उससे 3 गुना जंप करने की बात हो रही है। हाई जंप हो गई तो जाहिर सी बात है ऐसा जंप कौन कर सकते हैं? एथलेटिक्स ही कर सकते हैं, है ना। हाई जंप जो है एथलेटिक्स ही कर सकते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि ट्रिपल जंप जो है किससे संबंधित है?
एथलेटिक्स से। नेक्स्ट है बुली, और बुली शब्द संबंधित है हॉकी से। कैसे याद रखेंगे? हॉकी को याद करने के लिए कर लेते हैं हाथी, और बुली में आपको शब्द मिल जाएगा बुल। बुल मतलब सांड होता है, और आपको पता है कि जो सांड का शरीर होता है वो भी हैवी होता है जैसे हाथी का होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बुल और हाथी दोनों के दोनों जानवर हैं, तो आपको याद हो जाएगा कि जो बुली शब्द है किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्कूप शब्द की, जो कि हॉकी से ही संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए स्कूप में आपको शब्द मिल जाएगा कूप। कूप मतलब होता है कुआं। कूप मतलब कुआं होता है। और हॉकी को याद करने के लिए फिर से हाथी कर लेते हैं। तो आपको पता है अगर हाथी को प्यास लगी है तो उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो आप ऐसा कह सकते हो कि हाथी जो है पूरा का पूरा कुआं खाली कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा कूप खाली कर सकते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्कूप जो शब्द है वो किससे संबंधित है? हॉकी से। नेक्स्ट है रोल इन, और ये भी हॉकी से संबंधित है। तो रोल इन की बात हो रही है। आपको पता है हॉकी में जो बॉल होती है ना, तो हॉकी स्टिक्स उसको रोल करते हुए भागते हैं, है ना। हॉकी का जो पार्ट मुड़ा होता है वहीं से बॉल को पकड़कर रोल करते हुए दौड़ते हैं खिलाड़ी। तो आप आसानी से याद रख सकते हो कि रोल इन किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, क्योंकि बॉल रोल की जाती है हॉकी स्टिक से। ठीक है, नेक्स्ट है पेनल्टी स्ट्रोक और स्टिक शब्द। दोनों के दोनों हॉकी से संबंधित है। इससे पहले मैंने आपको पेनल्टी किक बताया था, और मैंने आपको बताया था कि किक मारते हैं फुट से, तो फुट फॉर फुटबॉल हो जाएगा। तो पेनल्टी किक किससे संबंधित था? फुटबॉल से। और मैंने आपको वहां पर बताया था कि एक है पेनल्टी स्ट्रोक, और स्ट्रोक को करते हैं स्टिक। तो आपको पता है हॉकी को हॉकी स्टिक भी बोलते हैं, क्योंकि छड़ी जैसा रहता है। तो ऐसा मानिए कि पेनल्टी लेते हैं स्टिक से, किसमें? हॉकी में, क्योंकि हॉकी स्टिक होती है। और पेनल्टी किक किस में मारते हैं? फुटबॉल में, क्योंकि किक जो है फुट से मारी जाती है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि पेनल्टी स्ट्रोक जो है हॉकी से संबंधित है, जैसे पेनल्टी किक जो है वो किससे संबंधित था? फुटबॉल से। फिर है स्टिक, तो स्टिक हॉकी से ही संबंधित है। तो क्लियर हो रहा है, मैंने आपको बता ही दिया कि हॉकी स्टिक बोलते हैं, आपको भी पता होगा, तो कोई अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हॉकी से संबंधित, वो है 16 यार्ड हिट। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 16 यार्ड हिट। तो 16 मतलब 16 होते हैं। 16 को याद करने के लिए सुलह कर लेते हैं। 16 सुलह, सुलह की बात हो रही है। हॉकी में आपको शब्द मिल जाएगा हॉकी। तो मान लीजिए कोई दो लोग हैं जिनके बीच झगड़ा हो गया है, और अगर उनके बीच में सुलह हो गया तो जाहिर सी बात है कोई भी काम रहा होगा तो उसके लिए हाँ कर देंगे, है ना। झगड़ा है तो नहीं करेंगे, लेकिन सुलह हो जाएगी तो सभी चीज़ के लिए हाँ करेंगे, तो हाँ की। तो याद रखिएगा कि 16 यार्ड हिट जो है किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है बुलाई, जो कि संबंधित है शूटिंग से। साथ ही साथ मजल फलक जो है ये भी शूटिंग से ही संबंधित है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए बुल आई लिखा हुआ है, और शूटिंग की बात हो रही है। तो आपको पता है शूटिंग में मुख्य रूप से किसकी भूमिका होती है? आँख की होती है, फोकस करने के लिए, है ना। आँख जो है मुख्य रूप से फोकस करने के लिए, शूटिंग करने के लिए जरूरी होता है। तो आपको पता है कि बुलाई किससे संबंधित हो गई? शूटिंग से। फिर यहाँ पर देखिए मजल फलक लिखा हुआ है, तो फल शब्द इससे निकाल लेते हैं। तो आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा कि जब शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं हीरो या फिर कोई भी, तो उनको आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, किसी भी आदमी के सर के ऊपर फल रखकर वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, मतलब शूटिंग करते हैं ना। आदमी के सर के ऊपर फल रख दिया कोई भी, जैसे एप्पल हो गया, और उसको फिर शूट करते हैं। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा। तो आप ऐसे आसानी से फल से याद रख सकते हैं शूटिंग को, कि जो मजल फलक है वो किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है गैम्बिट, और गैम्बिट शब्द संबंधित है शतरंज से। कैसे याद रखेंगे? गैम्बिट में आपको शब्द मिल जाएगा गेम और बेट। बेट मतलब शर्त होती है, मतलब गेम में क्या लग रही है? बेट लग रही है, शर्त लग रही है। अब शतरंज में आपको देखिए शब्द क्या मिल जाएगा? सा, ता और रा। रा जो लिखा हुआ है उसको ता के ऊपर रकार के रूप में लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? शर्त हो जाएगा, मतलब बेट हो जाएगा। तो याद रखिएगा गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है? शतरंज से। ठीक है, इसके बाद अगला है कैप्चर, और ये भी शतरंज से संबंधित है। तो आपको पता है शतरंज में कौन होता है? राजा होता है मुख्य, है ना। शतरंज में गेम का मुख्य कौन होता है? राजा होता है। अगर राजा मारा गया तो गेम खत्म। तो शतरंज में राजा होता है। और कैप्चर की बात हुई तो आपको पता है राजा के राज्य को पहले एक राजा कैप्चर कर लेता था, मतलब जो राजा बलवान होता था वो दूसरे राजा के राज्य को कैप्चर कर लेता था। और शतरंज में भी ऐसा ही होता है ना। एक राजा अगर दूसरे राजा को मार देता है तो पूरा का पूरा कैप्चर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि कैप्चर शब्द किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं गतिरोध की, और ये भी संबंधित है शतरंज से। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, गति और रोध लिखा हुआ है। गतिरोध मतलब रोकने की बात हो रही है, और शतरंज, तो शतरंज में सत मतलब जैसे 100% बोलते हैं, सत मतलब होता है 100। तो ऐसा मानिए कि 100 की स्पीड में कोई चल रहा है, तो क्या बोले कि गति में रोध उत्पन्न करो, मतलब गति धीरे हो जाए, तो गतिरोध करना है। क्यों? क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है, 100 की स्पीड है, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट हो सकता है। इस कारण से गतिरोध बनाना जरूरी है। जैसे कि जो ब्रेकर बने होते हैं वो गतिरोध होते हैं, जिससे कि लोग स्पीड में अपने व्हीकल ना चला सकें, मतलब 100 से ज़्यादा ना चला सकें, इसलिए गतिरोध बने होते हैं। तो याद रखिएगा कि गतिरोध शब्द किससे संबंधित है? शतरंज से। फिर अगला इस्तीफा, और ये भी शतरंज से संबंधित है। तो इस्तीफा की बात हो रही है, और मैंने आपको बताया कि शतरंज में मेन होता है राजा। अब राजा है तो मंत्री भी होगा, और आपको पता है कि आज के जो मंत्री मिनिस्टर हैं ये इस्तीफा दे सकते हैं, है ना। अगर इनको मंत्री नहीं बनना है तो इस्तीफा दे सकते हैं। तो आपका यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इस्तीफा शब्द किससे संबंधित है? शतरंज से। फिर नेक्स्ट है चेकमेट। तो ये तो सबको पता है कि जो चेकमेट है ये शतरंज से संबंधित है, नॉर्मली सबको याद है, तो ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। अब शतरंज का लास्ट बचता है बिशप। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए बिशप में आपको शब्द मिल जाएगा सप। पा को अगर उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? वो ता बन जाएगा, है ना। पा को उल्टा कर दें तो ता बन जाएगा, तो क्या हो गया? सत। और सत फॉर क्या होगा? शतरंज। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि जो बिशप शब्द है किससे संबंधित है? शतरंज से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अभी हाल ही में भी पूछा गया था कि बिशप शब्द किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा जो बिशप शब्द है वो शतरंज से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बर्डी की। बर्डी शब्द संबंधित है गोल्फ से। बर्डी को याद करने के लिए बड़ी कर लेते हैं, जैसे सोया बड़ी होती है, ठीक है। तो आपको पता है बड़ी कैसी होती है? देखने में गोल गोल होती है। बड़ी देखने में गोल होती है, गोल्फ और गोल्फ। तो याद रखिएगा जो बर्डी शब्द है वो किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। फिर अगला है डबल ईगल। जो डबल ईगल शब्द है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी संबंधित है गोल्फ से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डबल ईगल। ईगल के बारे में आपको पता होगा कि ईगल का फोकस बहुत ही खतरनाक होता है ना। मतलब वो दूर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं। तो देखता किससे है? आंख से देखता होगा, और आंख उसके पास डबल है, और आंख कैसी होती है? गोल गोल होती है, ठीक है। तो ऐसा मानिए कि ईगल की जो आंख है एकदम गोल गोल होती है, जो कि उसके पास डबल है। तो डबल होती है ईगल के पास, उसकी आंख गोल गोल, तो गोल्फ और गोल्फ। या फिर ईगल का फोकस बड़ा खतरनाक होता है, मतलब उसका जो गोल है एकदम फिक्स होता है। अगर उसने किसी भी चीज़ को एक बार देख लिया अपने शिकार को, तो फिर वो छोड़ता नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डबल ईगल जो शब्द है वो गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है सैंड ट्रैप, और ये भी संबंधित है गोल्फ से। तो ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सैंड की बात हुई। सैंड मतलब होता है बालू, और यहाँ पर गोल्फ को याद करने के लिए गल्फ कर लेते हैं। तो गल्फ कंट्री आपने सुना होगा। गल्फ कंट्री कौन कौन सी हैं? तो आपको पता है, जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सब जहाँ पर तेल निकलता है, लेकिन इनकी ज़मीन क्या होती है? बंजर होती है, केवल बालू होते हैं। तो सैंड का जो ट्रैप है वो कहाँ देखने को मिलेगा? गल्फ कंट्री में, क्योंकि सैंड सबसे ज़्यादा गल्फ कंट्री में होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सैंड ट्रैप शब्द किससे संबंधित है? गल्फ फॉर गोल्फ से। इसके बाद अगला है ग्रैंड स्लैम, जो कि संबंधित है टेनिस से। तो इसको ट्रिक से याद करवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि जो ग्रैंड स्लैम है वो टेनिस से संबंधित है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो कि आपको पता ही है, तो ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। अब टेनिस से संबंधित एक और महत्वपूर्ण शब्द है, जो है सेबेस्टियन कोडा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए सेबेस्टियन शब्द आपको मिल जाएगा। लास्ट में देखें तो टियन को याद करने के लिए TEN, TEN, तो 10 हो जाएगा, और 10 फॉर टेनिस, टेनिस, तो टेनिस हो जाएगा। तो याद रखिएगा सेबेस्टियन कोडा शब्द किससे संबंधित है? टेनिस से। नेक्स्ट है जैमिंग, और जैमिंग शब्द संबंधित है लॉन टेनिस से। कैसे याद रखेंगे? जैमिंग में यहाँ पर आपको जाम मिल जाएगा। जाम लगने की बात हो रही है, जैसे आप मान लीजिए कहीं जाते हैं तो रास्ते में जाम लग जाता है, तो उस वाले जाम की बात हो रही है। और लॉन में आपको शब्द मिल जाएगा एलॉन, ए लगा दें अगर स्टार्टिंग में, तो एलॉन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी रास्ते में अकेले चल रहे हो, एलॉन चले, एलॉन मतलब अकेला होता है, तो अगर आप एलॉन चल रहे हो, अकेले चल रहे हो, तो जाहिर सी बात है जाम लगने की संभावना कहीं नहीं है, क्योंकि आप अकेले चल रहे हो पूरे रास्ते में। तो याद रखिएगा कि जैमिंग जो शब्द है किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। नेक्स्ट है ड्रिबल या ड्रिबलिंग, और यह संबंधित है बास्केटबॉल से।
कैसे याद रखेंगे, बास्केट को याद करने के लिए बिस्किट कर लेते हैं, बास्केट बिस्किट, और यहाँ पर ड्रिबल यानी डबल की बात हो रही है। तो आपको पता है एक बिस्किट आती है क्रीम वाली जो कि डबल होती है, जब आप एक बिस्किट निकालते हो तो क्रीम के कारण वो जुड़ी होती है तो डबल दिखती है। तो बिस्किट का संबंध डबल या फिर ड्रिबल से है, तो आप ऐसे याद रखिएगा जो ड्रिबल या फिर ड्रिबलिंग शब्द है किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से, बिस्किट फॉर बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल को हम लोग बिस्किट से याद करेंगे नॉर्मली, तो आप ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पिवोटिंग की, जो कि संबंधित है बास्केटबॉल से ही। मैंने आपको जब पिच की लंबाई और चौड़ाई याद करवाई थी, यानी जब मैदान का मैंने आपको क्षेत्रफल याद करवाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बास्केटबॉल वाले में कहानी बताई थी कि बचपन में हम लोग जब बिस्किट खाते थे तो उसको पानी में डुबा कर खाते थे, और पानी में जब डुबा कर खाते थे तो क्या होता था कि नॉर्मली जो बिस्किट जल्दी घुल जाती थी पानी में, तो जब उठाते थे हम लोग बिस्किट को तो वो टूट कर नीचे गिर जाती थी। तो फिर क्या करते थे, पूरी बिस्किट खाने के बाद उस पानी को भी पी जाया करते थे, क्योंकि उसमें बिस्किट मिली होती थी, तो पानी को पी जाया करते थे बिस्किट के कारण। तो वहाँ से ये भी याद हो जाएगा। और वहाँ पे हम लोगों ने कैसे याद किया था कि पानी में बिस्किट टूट कर गिर जाती है, तो टूटना मतलब 2 और 8, और पानी फॉर पानी धरा, तो लंबाई थी 28 मीटर और चौड़ाई थी 15 मीटर। तो मुझे याद है, आपको भी याद होगा। और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाली, तो आप उसको देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पिन की हुई वो लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पिवोटिंग में आपको शब्द मिल जाएगा पिवो। तो पानी को हम लोग क्यों पीते थे, क्योंकि बिस्किट डली होती थी, तो बिस्किट फॉर बास्केटबॉल। तो याद रखिएगा जो पिवोटिंग शब्द है वो किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से। नेक्स्ट है स्विस शब्द, और ये भी संबंधित है बास्केटबॉल से। तो यहाँ पर देखिए स्विस लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर सा को हटा दें पहले वाले को तो क्या हो जाएगा, विस, विस फॉर विस्किट, विस विस्किट यानी बास्केट। तो याद रखिएगा स्विस शब्द किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से। नेक्स्ट है स्क्रीन शब्द, जो कि संबंधित है बास्केटबॉल से। साथ ही साथ यह वॉलीबॉल में भी उपयोग होता है। एग्जाम में पूछा गया था कि जो स्क्रीन शब्द है वो बास्केटबॉल के अलावा किस खेल में प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब क्या होगा, वॉलीबॉल में, क्योंकि यह बास्केटबॉल और वॉलीबॉल दोनों में उपयोग किया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, स्क्रीन को याद करने के लिए कर लेते हैं स्क्रीम, क्रीम क्रीम, और मैंने आपको बताया कि क्रीम वाली बिस्किट आती है ना, आपने भी खाई है क्रीम वाली बिस्किट। तो क्रीम वाली बिस्किट आती है, तो क्रीम वाली, बाली फॉर वॉलीबॉल और बिस्किट फॉर बास्केटबॉल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो स्क्रीन शब्द है ये किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से। इसके बाद अगला है शूटिंग गार्ड, और ये भी बास्केटबॉल से संबंधित है। एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया था। तो शूटिंग और गार्ड, तो शूट कर रहा है गार्ड, मतलब आप समझिए ऐसा कि कोई कहीं पर क्रिमिनल अंदर आ रहा है तो गार्ड जो है वो शूट कर रहा है। तो गार्ड शूट किसके लिए कर रहा है, अपने बॉस के लिए कर रहा है ना, क्योंकि बॉस पर कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए गार्ड जो है वो शूट कर रहा है। तो बॉस फॉर बास्केटबॉल। तो याद रखिएगा कि जो शूटिंग गार्ड शब्द है किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से। अब बास्केटबॉल का लास्ट शब्द है डंक शॉट। तो कैसे याद रखेंगे, डंक की बात हो रही है और आपको पता है डंक कौन मारता है, बिच्छू मारती है। और जब बिच्छू डंक मारती है तो उसके डंक में क्या होता है, विष होता है। तो विष फॉर बिस्किट, बिस्किट, क्योंकि बिच्छू जो है वो डंक से काटती है, डंक मारना मतलब उसका काटने का एक तरीका है। तो विष और काट फॉर किट, तो बिस्किट यानी बास्केटबॉल। तो याद रखिएगा कि डंक शॉट जो शब्द है किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से। नेक्स्ट है बटरफ्लाई स्ट्रोक, जो कि संबंधित है तैराकी से। साथ ही साथ बेस्ट स्ट्रोक और ट्विस्ट शब्द जो है ये भी तैराकी से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रोक से याद रखते हैं। स्ट्रोक को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको शब्द मिल जाएगा इस तैरोक, यानी इस तैरो, इस तरह से तैरो, इस तैरोक, तैरोक यानी तैरो शब्द। तो तैरो फॉर तैराकी की बात हो रही है। तो आपको ऐसे स्ट्रोक से याद हो गया कौन सा, बटरफ्लाई स्ट्रोक और बेस्ट स्ट्रोक। वैसे बटरफ्लाई आपको पता है तितली कैसे उड़ती है, उसके पंख ऊपर नीचे बार बार होते रहते हैं, और आपको पता है तैरने वाला भी बार बार हाथ पैर को ऊपर नीचे करता है। ठीक है, तो बटरफ्लाई को आप ऐसे भी याद रख सकते हो। बाकी स्ट्रोक में आपको शब्द मिल जाएगा इस तैरोक, तैरोक मतलब तैरने की बात, अर्थात तैराकी से संबंधित। तो बेस्ट स्ट्रोक भी आपको याद हो चुका है। अब यहाँ पर ट्विस्ट लिखा हुआ है, याद करने के लिए ट्वीट कर लेते हैं। ट्वीट करने की बात हो रही है और आपको पता है ट्वीट कहाँ करते हैं, ट्विटर में, है ना। तो आप ऐसा मानिए कि ट्विटर, ट्विटर में आपको शब्द मिल जाएगा टर, टर टर कौन करते हैं, मेढक, और कहाँ रहते हैं, पानी में, जहाँ इंसान तैरता है, तैरना फॉर तैराकी। तो याद रखिएगा कि जो ट्विस्ट शब्द है किससे संबंधित है, तैराकी से संबंधित है।
ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डिटूर की, जो कि पोलो से संबंधित है। पोलो को याद करने के लिए पोलियो करते हैं। अगर किसी को पोलियो हो जाए तो जाहिर सी बात है, या फिर पोलियो की खुराक लेनी है तो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर डेटोर, डॉक्टर डेटोर। तो याद रखिएगा कि डिटोर शब्द किससे संबंधित है? पोलो से। ठीक है, क्योंकि पोलियो हो गया तो डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर हम लोग बात कर लेते हैं मैलेट की, और ये भी पोलो से संबंधित है। तो लेटने की बात हो रही है, और आपको पता है सबसे ज़्यादा लेटे कौन रहते हैं? छोटे बच्चे, है ना। छोटे बच्चे जो कि चल नहीं पाते हैं, तो जाहिर सी बात है पूरा टाइम लेटे रहते हैं। और कहाँ लेटे रहते हैं? तो पालना में लेटे रहते हैं। पालना यानी पोलो, पाला और ना कर दें तो पालना हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मैलेट शब्द किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है एरिसरेल चुक्का, जो कि संबंधित है पोलो से। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर रेल चुक्का शब्द लिखा हो तो याद करने के रेल और चक्का कर लेते हैं। तो आपने रेल से संबंधित एक शब्द सुना होगा कि रेल जो है वो पेल देती है, रेल पेल देती है। तो पेल से आपको पोलो याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा एरिस रेल चुक्का शब्द किससे संबंधित है? पोलो से। फिर अगला है होम रून, पिचिंग और पुट आउट शब्द। तीनों के तीनों संबंधित हैं बेसबॉल से। बेसबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा बेस। बेस मतलब होता है नींव। ठीक है, तो नींव से इसको याद करेंगे तीनों को। अब आपको पता है नींव किसके लिए बनाते हैं? घर के लिए, मतलब होम के लिए। तो होम से होम रूल याद हो जाएगा। अब जब बेस बनाते हैं ना, मतलब कि जब नींव बनाते हैं, नींव खोदते हैं, तो आपने देखा होगा उसकी पिचिंग करते हैं, उसको एकदम बराबर करते हैं, साफ करते हैं, तो उसकी पिचिंग करते हैं। ये सब करना पिचिंग कहलाता है। तो बेस की पिचिंग करते हैं, फिर बेस डालते हैं। तो पिचिंग शब्द किससे संबंधित हो गया? बेसबॉल से। अब जब पिचिंग करते हैं, यानी जब बेस बनाते हैं, तो आपको पता है कि बेस की जो मिट्टी है वो आउट करते हैं। तो मिट्टी को पुट करते हैं आउट, यानी बाहर रखते हैं। तो पुट आउट शब्द किससे संबंधित हो गया? बेसबॉल से। तो आप ऐसे याद रखिएगा होम रूल, पिचिंग और पुट आउट शब्द जो है तीनों के तीनों बेसबॉल से संबंधित हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिपल शब्द की। तो जो ट्रिपल्स शब्द है ये संबंधित है बैडमिंटन से। तो यहाँ पर ट्रिपल्स की बात हो रही है, तो नॉर्मली ऐसा समझिए कि दो पहिया वाहन में ट्रिपल बैठने की बात हो रही है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो बैड मैनर्स है ना, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ट्रिपल्स करना बैड है, बैड फॉर बैडमिंटन। तो याद रखिएगा जो ट्रिपल्स शब्द है वो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है डबल फॉल्ट, जो कि संबंधित है बैडमिंटन से। मैं आपको बता दूं कि यह शब्द टेनिस में भी उपयोग किया जाता है। तो अगर ऑप्शन में बैडमिंटन नहीं होता है तो आपको टेनिस टिक करना है, लेकिन दोनों ऑप्शन में अगर रहता है तो आपको बैडमिंटन टिक करना है। ठीक है। अभी एग्जाम में जो पूछे गए थे तो उसमें बैडमिंटन ही ऑप्शन में था, तो आपको बैडमिंटन ही याद करना है यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? डबल फॉल्ट। मतलब ऐसा मानिए कि कोई व्यक्ति जो है वो दो बार फॉल्ट कर रहा है, एक बार फॉल्ट नहीं किया है बल्कि अब फिर से फॉल्ट कर रहा है। फॉल्ट मतलब गड़बड़ी, धोखाधड़ी की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है जो ऐसा करता है, मतलब बार बार जो फॉल्ट वाला काम करते हैं, तो वो बैड है ना, बैड इंसान है या फिर बैड काम कर रहा है, क्योंकि फॉल्ट काम कर रहा है, फॉल्ट मतलब बैड काम। तो बैड फॉर बैडमिंटन। तो याद रखिएगा कि जो डबल फॉल्ट शब्द है वो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है बूस्टर शब्द, जो कि वॉलीबॉल से संबंधित है। तो बूस्टर की बात हो रही है और बॉली को याद करने के लिए बाली कर लेते हैं। बाली आपको पता है रामायण में था, तो बाली के सामने जो जाता था तो बाली उसकी आधी शक्ति ले लेता था। तो जाहिर सी बात है कि जो बाली का शरीर था वो बूस्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि सामने वाले की आधी शक्ति आ जाती थी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बूस्टर शब्द किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से। फिर है स्मैशर शब्द, और ये भी वॉलीबॉल से संबंधित है। तो स्मैशर में आपको शब्द मिल जाएगा सर। सर की बात हो रही है तो सर कलम करने की बात आप मान लीजिए। तो सर कलम कर रहे हैं मतलब किसी की बलि दे रहे हैं। बलि देना मतलब सर कलम करना। आपने देखा हो जैसे बकरों की बलि दे देते हैं तो उनका सर कलम कर देते हैं। तो याद रखिएगा इसमें सर शब्द किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है। हालांकि जो जीव हत्या है वो गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों को कौन समझे। ठीक है। तो अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है पेनेट्रेशन, जो कि वॉलीबॉल से ही संबंधित है। तो वॉलीबॉल को याद करने के लिए जो बॉली है उसको याद करने के लिए बाली कर लेते हैं, जो कि महिलाएं कान में पहनती हैं। तो आपको पता है जब बाली के लिए कान में होल करते हैं तो जाहिर सी बात है पेन होता है ना। जब कान को छेदते हैं तो पेन होता है बाली पहनने के लिए। तो याद रखिएगा पेनेट्रेशन जो शब्द है किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से।
फिर अगला है ब्लॉकिंग और रोटेशन, दोनों के दोनों वॉलीबॉल से ही संबंधित है। तो आपको पता है अगर बहुत दिन कानों में बाली ना पहने तो जाहिर सी बात है जो कानों का छेद होता है ब्लॉक हो जाते हैं, है ना, जो बाली वाला छेद होता है वो ब्लॉक हो जाता है अगर कोई बाली बहुत दिन ना पहने। ठीक है, कान ऐसे ही रहें तो ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉकिंग शब्द किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से। और रोटेशन तो आपको पता है बाली गोल गोल होती है तो कानों में रोटेट करती रहती है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि रोटेशन शब्द जो है ये भी वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है ड्यूस शब्द जो कि टेनिस और वॉलीबॉल से संबंधित है। मतलब ये टेनिस में भी उपयोग किया जाता है और वॉलीबॉल में भी उपयोग किया जाता है। तो आप इसको खुद से याद रखिएगा क्योंकि मैं इसकी ट्रिक नहीं बना पाया हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी ये ट्रिक कंप्लीट हुई। अब हम लोग एमसीक्यू टेस्ट को सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रोल इन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी हॉकी। जो रोल इन शब्द है वो हॉकी संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि हॉकी की जो बॉल है वो मुड़े हुए हॉकी के भाग से खिलाड़ी जो है रोल करते हुए ले जाते हैं। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है बर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी गोल्फ से। जो बड़ी होती है कैसी होती है? गोल गोल होती है, जैसे सोया बड़ी गोल दिखती है। तो याद रखिएगा बर्डी शब्द किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबेस्टियन कोडा शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी टेनिस से। यहां पर सेबेस्टियन TEN लास्ट में आपको शब्द मिल जाएगा, 10 फॉर टेनिस। ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जो सेबेस्टियन कोडा शब्द है किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिस रेल चुक्का शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी यानी पोलो से। जो एरिस रेल चुक्का शब्द है वो पोलो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है स्मैशर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है वॉलीबॉल यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो स्मैशर शब्द है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट, यानी जो गुगली शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉक रेखा शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब मैंने आपको बताया था, रेखा का खेल कौन सा होता है? कबड्डी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसमें पॉइंट रेखा होती है। ठीक है, स्पर्श कर लेते हैं तो रेड पूरी मानी जाती है, वो होती है आउट रेखा होती है। तो ये सब रेखाएं कबड्डी से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ड्यूस शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी टेनिस और वॉलीबॉल दोनों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी क्रिकेट से। जो बीमर शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी बैडमिंटन से। मैंने आपको बताया था कि डबल फॉल्ट जो शब्द है वो बैडमिंटन से संबंधित है। फॉल्ट करना बैड आदमी का काम है और ऑप्शन में बैडमिंटन नहीं होता, तो सही जवाब क्या होगा? टेनिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइएगा कि स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। और अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। और PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम में सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में PDF उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।